हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के महत्वपूर्ण टॉपिक रसायन संयोग के नियम के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रसायन विज्ञान की में बेसिक मूल अवधारणाओं के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन संयोग के नियम। रसायन संयोग के नियम निम्न प्रकार के हैं। उसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम। दूसरा है निश्चय अनुपात या निश्चय अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है गैल्यूसेक का नियम और लास्ट है हमारा अवोगाड्रो का नियम। उसमें से पहला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम। उसमें द्रव्य संरक्षण का नियम होता क्या है? द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें निश्चित भार होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह है जिसका एक द्रव्यमान है तथा एक निश्चित भार है, जो स्थान घेरती है, वो सभी होते हैं पदार्थ। अब पदार्थ या द्रव्य संरक्षण का नियम होता क्या है? ऊर्जा को, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था? हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन हमें पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए, चाय बनाने से पहले उपयोग किए गए जितने भी प्रोडक्ट हैं, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, जितनी भी चीजें डालेंगे, उनका जो भार होगा वो अभिक्रिया के बाद, मतलब चाय बनने के बाद जो भार होगा वो भार बिल्कुल सेम भार होगा। मतलब अभिक्रिया से पहले अगर भार हमारा, अगर मान लो 100 ग्राम है, तो अभिक्रिया के बाद जो भार होगा वो भी 100 ग्राम ही होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न, रासायनिक क्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। रासायनिक क्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसे अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। रासायनिक क्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसे अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। मतलब कभी ना नष्ट होने वाला नियम कहा जाता है। जैसे एक आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, C+O2। C कितना? कार्बन कितना है? 12 है हमारा, और O2 32। C+O2 = CO2। ये हमारा रासायनिक एक समीकरण हो गया। और इसमें से इसको अगर प्रयोग के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे, अधिकतर टीचर क्या करते हैं, इसे रासायनिक, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखकर उसे प्रूव कर देते हैं और बता देते हैं यही हमारा सही है। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, H2 + O2 = 2H2O। 2H2 + O2 = 2H2O। क्या करते हैं बेसिकली, 2H2 मतलब 2 × 2 × 1 = 4, एरो 2 × 2 × 1 + 16 = 4 + 32 = 36 = 36। मतलब अभिक्रिया से पूर्व जो भार, अभिक्रिया के बाद भार दोनों समान है। इधर 36, इधर 36, आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लेकिन ये बिल्कुल गलत मेथड है। अगर जो आप संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर समझाना चाहते हैं तो उसे प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, और इस बीकर के माध्यम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीकर में हमने Na2SO4 डाल लिया, और उसमें परखनली लेकर Na2SO4 डाल दिया, और उसमें परखनली लिया, और परखनली में हमने CaCl2 का विलय लिया और अभिक्रिया इसमें बांध दिया। उसके बाद जब इसके भार को तौलेंगे तो इसका जो भार होगा वो 300.23 ग्राम होगा। मतलब 300.23 ग्राम इसका नेट जो वेट आएगा वो अभिक्रिया से पूर्व भार है। और अभिक्रिया कराने के बाद, मतलब जो हमारे जो पर्सनली में जो केमिकल पड़ा हुआ था,
जो CaCl2 विलयन था उसको हमने क्या किया, उसको जब हमने इसमें डाल दिया इसके अंदर, तो हमें CaSO4 और प्लस NaCl का एक अवक्षेप प्राप्त हुआ, जिसका जो भार, जिसके भार को तौला गया, जिसके भार को मापा गया, तो 3.23 ग्राम इसका भार आ गया। यह आपका क्रिया है। CaCl2 प्लस Na2SO4 एरो कराया तो CaSO4 प्लस NaCl। अब अगर हम बात करें 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, अगर अब क्रिया कराएंगे तो इसके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि क्या होता है, द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम को रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने प्रतिपादित किया था तथा इसकी पुष्टि लेवोजिए तथा लेंडोल्ड ने की थी। इसकी पुष्टि, द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि लेंडोल्ड ने की थी। और इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है कि अगर हम जल की बात करें तो जल को, पानी को कहीं से भी प्राप्त किया जाए, चाहे हम उसे कुएं से प्राप्त करें, चाहे नल से प्राप्त करें, चाहे हम समुद्र से प्राप्त करें, चाहे नदी से प्राप्त करें, चाहे नाली के पानी से प्राप्त करें, चाहे झरने से प्राप्त करें, कहीं से भी, मतलब किसी भी जगह से अगर हम जल को प्राप्त करते हैं तो हर जगह जल का जो सूत्र होगा वो जल का सूत्र एक ही होगा। जल का सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल का सूत्र आपका H2O ही होगा। चाहे हम किसी भी स्रोत द्वारा, चाहे हम प्रयोगशाला में जल को बनाएं और चाहे हम समुद्र से बना के लाएं, चाहे हम कुएं से लेकर आए, चाहे नदी से लेकर आए, चाहे नाले से लेकर आए, कहीं से भी अगर हम जल लेके आ रहे हैं तो जल का सूत्र कभी बदलेगा नहीं। जल का सूत्र स्थिर और निश्चित ही रहेगा। जल के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर अनुपात का नियम है। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं, इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था और इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिकों में उसके अवयव तत्व भार की दृष्टि में सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। वैज्ञानिक प्राउस्ट ने यह सिद्ध किया कि किसी यौगिक को किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात बिल्कुल निश्चित होता है। और उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो विभिन्न स्थानों पर प्राप्त जल, जैसे नदी, कुआं, तालाब और प्रयोगशाला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयुक्त से बनाया गया जल अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में जो जल होता है उसका जो अनुपात होगा वो 2:16 होगा या 1:8 होगा, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। उदाहरण का आपके सामने H2O में H और O का जो अनुपात होगा, H2O में H और O का जो अनुपात होगा वो हमारा 1:8 ही होगा। वो अनुपात 1:8 ही हमारा द्रव्यमान भार होगा। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम इसे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था और इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान में है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदैव सरल अनुपात होते हैं। अब सामने रिएक्शन लिखे हुए जैसे नाइट्रस ऑक्साइड H2O N2O NO N2O3 इनका जो अनुपात होगा वो एक निश्चित अनुपात 14:8 एक निश्चित अनुपात में होगा। इसका अनुपात कभी बदलेगा नहीं। क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार जब दो तत्व A व B संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B का भार जो A के निश्चित भार को संयोजित करता है पूर्णांकों के अनुपात में होता है। समझने का प्रयास कीजिए क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं एक तत्व A है और एक तत्व B है, एक तत्व A और एक तत्व B। एक का जो भार, B का जो भार होगा, क्या लिखा हुआ है? दो तत्व A व B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक तत्व
एक तत्व ए है, एक तत्व बी है, दोनों तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बी के भार जो एक एक निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, जो तो बी के भार जो एक निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, बी के जो भार होंगे, बी मतलब ओ का जो भार होगा वो एक निश्चित भारों से संयोजित, तो बी का जो भार होगा, बी का भार एक निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, एक पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, क्या मतलब हो जाएगा इसमें, ये जो ए के जो निश्चित भार हैं, वो ए का जो निश्चित भार है वो बी के निश्चित भारों के पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उसके बाद जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल है आपके सामने, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर एक कार्बन और ऑक्सीजन बनाए 12:16 और 12:32। इसमें अगर ए की मात्रा को अगर फिक्स कर दिया जाए, ए के भार को अगर फिक्स कर दिया जाए, तो बी का जो भार होगा वो बी का भार इस भार के बराबर होगा, बी का जो भार होगा वो 16:32 के भार के बराबर या एक अनुपात 2 के पूर्णांक के अनुपात में होता है। इसका आता है द्रव्य अनुपात का नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में जो आता है वो यही दो आते हैं, एक गुणित अनुपात का नियम और एक द्रव्य अनुपात का नियम, विक्रम अनुपात का नियम। विक्रम अनुपात का नियम क्या होता है, आपके सामने दिया हुआ, यदि कोई ए, विक्रम अनुपात का नियम एग्जांपल को समझ लेते हैं। कोई तीन पदार्थ हैं, कोई तीन तत्व ले लेते हैं, एक ए बी और सी, इसमें से जो ए और बी, ए और सी से एक तत्व बनेगा, बी और सी से एक तत्व बनेगा, और ए और बी से जो बनने वाला तत्व है उसके भार के बराबर होगा। मतलब एक तत्व H मान लेते हैं, एक O मान लेते हैं, एक C मान लेते हैं, तो O और C का जो भार होगा, H और C मिलके क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, C और O मिलके CO2 हो जाएगा, और H और O मिलके H2O हो जाएगा, और इनका जो भार होगा, इनका भार एक निश्चित अनुपात में होगा। रिएक्शन को समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमने बना लिया CH4, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना लिया। CH4 में C12 हो गया, H4 हो गए, और इसमें देखिए C12 और ये O हमारा 32। हमने क्या किया, C को कॉमन ले लिया, इसका जो भार है, इसका भार अगर डालें तो इनका जो अनुपात है 4 और 32 का जो अनुपात है, वो अनुपात इस वाले तत्व के भार के अनुपात के बराबर होगा। जो हमारा क्या हुआ, अगर हम इस बात के हाइड्रोजन एक होता है, उसका भार होता है H2O, तो H1 2 गुणे 1 अनुपात ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16, 2 अनुपात 16 या 1 अनुपात 8। ये समझा रहे हैं। कहने मतलब ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A B C तीन तत्व है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। एक A B और C तीन तत्व हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन तीन तत्व हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन तीन तत्व हैं। इसमें से हाइड्रोजन और कार्बन मिलके CH4 बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाएंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएंगे। इसमें से अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन से CH4 बनता है, और कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बनता है, और कार्बन और जल से ऑक्सीजन से H2O बनता है। और इनका जो अनुपात होता है क्या है, कार्बन और हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका हो गया 12 और 32, कार्बन और हाइड्रोजन ले लिया 12 और 4, ये 4 4 सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा। अब हमने C को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 4 बार 32 या 4 बार 32 या 1 अनुपात 8। इसका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा, क्या होगा 2 अनुपात 16 या 1 अनुपात 8। यही हमारा विक्रम अनुपात का नियम है। एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। दिया हुआ है HO और C कॉपर, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसकी क्रिया इसके एक साथ कराई, तो हो गया CuS, ठीक।
इसकी क्रिया इसके साथ कराई, हो गया CuO। अब इन दोनों का जो भार हो, इसका भार क्या है 63.5, कॉपर का भार 63.5 और सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। हमने क्या किया, इसको अगर कॉमन ले लें तो इधर जो भार होगा अनुपात हुआ, क्या हुआ 16:32 या 1:2। इसका जो भार होगा वो इसके भार के बराबर होगा, वो इसके भार के बराबर होगा। वो इसका भार क्या है, इसका भार भी 1:2 होगा। ये हमारा एक निश्चित अनुपात के रूप में हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मोल की संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट के विषय में डिटेल में चर्चा करने का प्रयास